हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रिवॉल्यूशन की, मींस क्रांति की। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि सामाजिक परिवर्तन का उद्विकास प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है। आज हम उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे क्रांति की कि क्रांति क्या होती है। उसकी डेफिनेशंस देखेंगे, हम उसकी विशेषताएं देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्रांति के कारण क्या होते हैं, है ना, उसके कॉजेज़ क्या हैं और उसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं, उसके परिणाम क्या होते हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जैसे उद्विकास की अगर हम बात करते हैं या डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं या प्रोग्रेस की हम बात करेंगे, है ना, तो इनके ही जैसे क्या है, क्रांति जो है वो भी क्या है, एक स्पेशल फॉर्म है ना, चेंज का, परिवर्तन का एक विशेष स्वरूप होता है। और क्रांति में परिवर्तन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत तेज होता है। क्रांति क्या है, एक ग्रुप में होने वाला काम है, सामूहिक एक क्रिया है जिसमें क्या है, पुरानी व्यवस्था की जगह पे क्या होता है, नई व्यवस्था स्थापित हो जाती है। क्रांति जो है उसमें पुराने जो भी अभिजात होते हैं उनकी जगह पे नए अभिजात और नए नेता वगैरह जो होते हैं वो अपनी जगह बना लेते हैं, अपना स्थान ले लेते हैं। क्रांति में क्या है कि प्राचीन जो पुरानी जितनी भी संस्थाएं थी उनकी जगह पे नई संस्थाएं बन जाती है। और इसको एक्सप्रेस करने के लिए पार्क ये कह रहे हैं कि एक क्रांति एक सामूहिक आंदोलन होता है जिसका उद्देश्य वर्तमान समाज व्यवस्था को नष्ट करके लोकाचारों को परिवर्तित करना होता है। क्या होता है, क्रांति क्या है, क्रांति एक सामूहिक आंदोलन है ना, क्या है, सामूहिक आंदोलन है। और इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है कि जो भी एट प्रेजेंट समाज व्यवस्था है उसको चेंज करके और परिवर्तन करना। ठीक है, एक ऑथर थे और थियोडोसन, उनका मत ये था कि वो ये कहते थे कि क्रांति में सामाजिक नेतृत्व में विशाल पैमाने पर परिवर्तन आते हैं और नवीन शासक वर्ग की इच्छा के अकॉर्डिंग क्या होता है, सामाजिक संरचना का पुनर्निर्माण होता है। लेकिन संस्कृति के सभी पक्ष जो हैं उनमें तुरंत परिवर्तन नहीं होते हैं। जब क्रांति को समाज की शक्ति संरचना में परिवर्तन के रूप में देखा जाता है तो इसका मीनिंग ये होता है कि नवीन हित समूह नए परिवर्तन ला रहे हैं, मतलब नए ग्रुप जो बन रहे हैं वो न्यू चेंजेस ला रहे हैं। और वे क्रांति को समाज के मौलिक परिवर्तन के रूप में मानते थे। कौन, थियोडोसन जो हैं वो क्रांति को क्या मानते थे, समाज के मौलिक परिवर्तन के रूप में मानते थे। अब जनरली अगर हम कहें कि क्रांति का मीनिंग क्या होता है तो हम ये कह देते हैं कि सडनली होने वाला एक चेंज है ये, है ना, अचानक से होने वाली एक परिवर्तन की प्रक्रिया हो जाती है, ये अचानक से घटित हो जाता है। कई लोग क्रांति को ये देखते हैं कि राजनीतिक सत्ता में होने वाले जो सडनली चेंजेस होते हैं वो, या अप्रत्याशित जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किए हों वो चेंजेस होते हैं, राजनीतिक विकल्प के रूप में ये इसको देखते हैं। ये लोग क्या करते हैं, क्रांति की अवधारणा को कैसे नरसंहार, हिंसा, इन सब से जोड़ते हैं। मतलब अगर हम रेवोल्यूशंस की बात करें तो हम फ्रांसीसी रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, चीन की राज्य क्रांति, इन सब को देखें अगर तो हम ये देखते हैं कि इनमें क्या था, इनके अंदर वायलेंस भी था और नरसंहार भी हुआ था। लेकिन क्रांति का मतलब हम सिर्फ राजनीतिक सत्ता में परिवर्तन से नहीं लगा सकते हैं और हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि हमेशा उसमें हिंसा होती ही है। धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र जो होते हैं उनमें भी क्रांतियाँ होती हैं और उनमें ज़रूरी नहीं है कि रक्तपात हो या हिंसा की जाए। जैसे अगर हम औद्योगिक क्रांति की बात करें तो औद्योगिक क्रांति के रिजल्ट के रूप में क्या हुआ था, भारत का जो समाज है, हमारा भारतीय समाज जो है, इंडियन सोसाइटी जो है, उसमें बहुत तेज़ी से चेंजेस आए थे और उसमें हम लोगों ने हिंसा और नरसंहार का सहारा भी नहीं लिया था। क्रांति जो होती है वो क्या होती है, वो परिवर्तन की वो स्थिति होती है जिसमें बहुत तेज़ गति से और अनएक्सपेक्टेड रूप से चेंजेस जो होते हैं या जो इंसिडेंट होते हैं और उनमें चेंजेस जो होते हैं उनका जो रिज़ल्ट होता है वो होता है, मतलब अचानक से और आकस्मिक सत्ता परिवर्तन को राजनीतिक क्रांति कहा जाता है। तो अब हम क्रांति की डेफिनेशंस की बात करेंगे, है ना, कि क्रांति की जो डेफिनेशंस है वो क्या होती है। कि क्रांति को एक ऐसे परिवर्तन के रूप में देखा जाता है जो अचानक घटित होते हैं और जिनमें परिणाम भी अप्रत्याशित होते हैं, है ना, हमने एक्सपेक्ट नहीं किए होते हैं, वो परिणाम इसके अंदर देखने को हमको मिलते हैं। ठीक है,
अगर हम बोगार्डस की डेफिनेशन देखें तो वो ये कह रहे हैं कि सामाजिक क्रांति असद्भावना और रक्तपात की कीमत पर शक्तिशाली विप्लव पैदा करके अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के मूल्यों को उखाड़ फेंकती है और विस्तृत सामाजिक पुनर्गठन की मांग करती है। ठीक है, मतलब क्या है कि सामाजिक क्रांति में सद्भाव का भाव नहीं होता है, रक्तपात की कीमत पे क्या होते हैं, है ना, कि शक्तिशाली जो ग्रुप होते हैं वो इकट्ठे होते हैं, वो उत्पन्न होते हैं और वो अच्छे और बुरे जो दोनों प्रकार की वैल्यूज़ होती उनको ख़त्म कर देते हैं। कि बॉल यंग कहते हैं कि क्रांति एक ऐसा आकस्मिक सामाजिक परिवर्तन है जो साधारणतः वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था को बलपूर्वक उलट कर देने से घटित होता है और जिसके फलस्वरूप सामाजिक तथा कानूनी नियंत्रण के नए स्वरूप की स्थापना होती है। मतलब क्या है, ये एक सडन होने वाला इंसिडेंट है और इससे जो सोशल चेंजेस होते हैं वो है ना सब जगह उथल पाथल कर देते हैं, उलट पुलट सब कुछ कर देते हैं और उनसे क्या होता है, सामाजिक और कानूनी नियंत्रण जो होता है वो अपनी जगह बना लेता है। देन फिर हम फेयरचाइल्ड की अगर डेफिनेशन देखें तो वो ये कह रहे हैं कि समाज में होने वाले अचानक परिवर्तन जो है वो एक क्रांति होते हैं। सोरोकिन ये कहते हैं कि जब समाज में सामाजिक लक्ष्यों और मूल्यों में अधिक गड़बड़ी, अस्थिरता और अनिश्चितता पैदा हो जाती है तो इसके परिणाम स्वरूप समाज में अशांति तथा समाज में सांस्कृतिक व्यवस्था में स्थिरता पैदा हो जाती है, उसे क्रांति कहते हैं। सोरोकिन क्या मान रहे हैं कि समाज में जब सामाजिक जो सोशल वैल्यूज़ होती है, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी हो जाती है, अनसर्टेनिटी हो जाती है ना, वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ा जाते हैं तो उससे क्या होएगा, समाज में अव्यवस्था होगी, अस्थिरता होगी, समाज में अशांति होगी और वो क्रांति कहलाती है। ठीक है, अब अगर हम क्रांति की विशेषताओं की बात करें तो हम देखते हैं कि क्रांति एक सामाजिक परिवर्तन का ढंग या प्रकार होता है। ये एक ऐसा परिवर्तन होता है जो हमेशा नहीं होता लेकिन सडनली घटित हो जाता है। फिर क्रांति के कारण सामाजिक नेतृत्व में परिवर्तन आता है और पुराने नेता और जो अभिजात जो होते हैं उनकी जगह पर नए नेता जगह बना लेते हैं। ठीक है, फिर ये यहाँ कह रहे हैं कि क्रांति का उद्देश्य क्या है, मनुष्य की मनोवृत्ति को तीव्र गति से परिवर्तित करना होता है। क्रांति तभी हो सकती है जबकि सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था के बीच में अंतर उत्पन्न हो जाए। फिर ये कह रहे हैं कि क्रांति चेतन प्रयत्नों द्वारा किया गया परिवर्तन होता है। क्रांति से क्या है, वर्तमान के प्रति असंतोष का फल नहीं होती है। क्रांति प्रचलित समाज व्यवस्था और मूल्य व्यवस्था के जगह पे क्या होता है, नवीन समाज रचना का कार्यक्रम लोगों के सामने होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्रांति वो परिवर्तन होता है जिसके थ्रू समाज में पाए जाने वाले जो विभिन्न वर्ग होते हैं, जो समूह होते हैं, उनकी सामाजिक स्थितियों में परिवर्तन होता है। फिर हम देखते हैं कि सामाजिक जीवन को निर्धारित करने और संचालित करने में जो संस्थाएं होती है, सामाजिक मूल्य होते हैं, हमारी सामाजिक मनोवृत्तियां जो होती हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। और मूल्य और मनोवृत्तियां जो होती है वो भी सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से ही डेवलप होती है। और सामाजिक क्रांति के अभिप्राय क्या होता है, सामाजिक संस्थाओं के वर्तमान स्वरूप को देखना और समझना। फिर ये यहाँ कह रहे हैं कि क्रांति के लिए ये ज़रूरी है कि समाज के अधिकांश व्यक्ति जो हैं वो वर्तमान सामाजिक दशाओं को पूर्ण रूप से बदलने के लिए सक्रिय होकर प्रयत्न करें। अब क्रांति का उद्देश्य क्या है, क्रांति का उद्देश्य जो वर्तमान व्यवस्था की जगह पे नई समाज व्यवस्था की स्थापना करना होता है, ना कि उसमें सुधार करने से होता है। ठीक है, तो ये क्रांति की हमने विशेषताएं देखी हैं। अब हम ये बात करते हैं कि क्रांति और उद्विकास जो होता है उसके अंदर अंतर क्या होता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में उद्विकास के बारे में पढ़ा था, आज हम क्रांति की बात कर रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि क्रांति और उद्विकास में क्या क्या अंतर होते हैं। देन आफ्टर फिर हम देखेंगे उसके कारण वगैरह कि उद्विकास जो है उसमें परिवर्तन क्या होता है, धीमी गति से होता है और क्रमिक होता है। क्रांति बिना किसी क्रम के ही जल्दी से हो जाती है। उद्विकास स्वतः चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन क्रांति जो है वो सजग प्रयत्न उसके लिए करने होते हैं। उद्विकास एक प्राकृतिक अवधारणा होती है, जबकि क्रांति क्या है, एक सामाजिक सोशल कंसेप्ट है। क्रांति में पुरानी जो व्यवस्थाएं होती है उनकी जगह पे नवीन व्यवस्थाएं जगह बना लेती है, लेकिन उद्विकास में जो वो वस्तु या जो ऑर्गेनिज्म है उसी में परिवर्तन आता है।
उद्विकास जो होता है उसमें परिवर्तन की जो दिशा होती है, चेंजेस जो होते हैं वो निश्चित दिशा में होते हैं, जबकि क्रांति में कोई दिशा निश्चित नहीं होती है। क्रांति कोई न कोई पूर्व निर्धारित लक्ष्य होता है, जबकि उद्विकास का कोई पूर्व निर्धारित लक्ष्य नहीं होता है। क्रांति का मूल कारण क्या होता है? सामाजिक असंतोष होता है, जबकि उद्विकास एक स्वचालित स्वतः चलने वाली प्रक्रिया होती है। उद्विकास का जो प्रोसेस है वो क्या होता है? वो नॉन वायलेंस का होता है, जबकि क्रांति जो होती है वो दोनों तरीके की होती है। वायलेंस भी हो सकता है उसमें और वो नॉन वायलेंस तरीके से भी की जा सकती है। उद्विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो सभी कालों और सभी समय में घटित होती है, लेकिन क्रांति जो है उसका जो रिलेशन है वो सिर्फ सोसाइटी से होता है। उद्विकास जो होती है वो क्या है? एवोल्यूशन जो है वो क्या है? वो सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लिकेशन की ओर जाती है, और उद्विकास में कुछ निश्चित नियम निर्धारित होते हैं। क्रांति में ऐसे कोई भी निश्चित नियम वगैरह निर्धारित नहीं होते हैं। अब जब उद्विकास असफल हो जाता है तो सामाजिक क्रांति होती है। बुगार्डस का ये कहना है कि जब उद्विकास असफल हो जाता है, अनसक्सेसफुल होता है, तो सामाजिक क्रांति होती है। जब हमारे विशिष्ट हितों के कारण उद्विकास को रोक दिया जाता है तो समाज की जो कमज़ोर कड़ियाँ होती है उनको तोड़कर क्रांति अपना स्थान बनाती है, जन्म लेती है। तो ये क्या थे? क्रांति और उद्विकास के डिफरेंसेस देखे हमने। अब हम ये बात करते हैं, हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि क्या क्रांति के लिए वॉयलेंस ज़रूरी है, एसेंशियल है? तो हम ये देखते हैं कि क्रांति के लिए हिंसा ज़रूरी है या नहीं। वो क्वेश्चन कब हमारे सामने आएगा? जब हम ये देखेंगे कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है। कई बार क्या होता है कि क्रांति के लिए वायलेंस ज़रूरी हो जाता है जब रेवोल्यूशन का ऑब्जेक्टिव जो होता है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाना हो। तो जो सत्ताधारी लोग हैं जो अपने सेल्फ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर रहे हैं और वो लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, आम जनता जो है उससे उदासीन हो रहे हैं, वो जो चेंजेस हैं नए आने चाहिए उनको नहीं लाना चाहते हैं, कोई भी चेंज नहीं चाहते हैं वो सोसाइटी में, वो सत्ता जो है उसका पावर छोड़ना नहीं चाहते हैं, तब क्या होगा? ये हिंसा का रूप धारण करेगी क्रांति। ठीक है। बहुत सारे विद्वान हैं जैसे कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, माओ त्से तुंग, है ना, और कई साम्यवादी जो विचारक थे, उन्होंने क्रांति का जो स्टार्टिंग स्तर था उसमें हिंसा को बहुत ज़रूरी माना। क्यों? क्योंकि सत्ता के जो लोभी लोग होते हैं, है ना, जिनको सत्ता की, पावर की ग्रीड होती है, वो लोग बिना हिंसा के इस चीज़ को नहीं समझते हैं। इसलिए कुछ लोग ये मानते हैं कि क्रांति में हिंसा ज़रूरी है और कुछ मानते हैं कि अहिंसक तरीक़ों से भी काम में ली जा सकती है। ठीक है। तो व्यावहारिक पक्ष में अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं कि क्रांति के लिए हिंसा और भय बहुत ज़रूरी है। लोगों को पूंजीपतियों के अधिक शोषण से बचाने के लिए, शासकों से मुक्ति दिलाने के लिए इसमें हिंसा का सहारा लेना ही पड़ता है। अब हम बात करते हैं सामाजिक क्रांति के जो कारण हैं उनकी, कि फ्रायड जो है उनका ये मानना था और उनके समर्थक जो थे उन सबका ये मानना था कि क्रांतियाँ जो है वो मानव की दमित इच्छा की मुक्ति का परिणाम होती है। जब लोगों की क्या इच्छाओं का दमन होने लगता है तो वे फ्री होने के लिए, मुक्ति पाने के लिए क्रांति का सहारा लेते हैं। ठीक है। तो एक ऑथर है गोडचॉक, उन्होंने रिवॉल्यूशन के 3 टाइप्स बताए। फर्स्ट बताया परिवर्तन की मांग, दूसरा सफलता की आशा और तीसरा नियंत्रणकारी समूह की कमजोरी में विश्वास। मतलब फर्स्ट अगर हम देखें कि परिवर्तन की मांग, तो परिवर्तन की मांग कहाँ आती है? परिवर्तन की मांग जब आती है तब आर्थिक और राजनीतिक जो शक्तियाँ हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है? शासन किया जाता है और वो सही नहीं होता है। तब जनमत क्या होता है? जनता है वो नए नियंत्रण व्यवस्था की आवश्यकता महसूस करती है। फिर सफलता की आशा की बात अगर हम करें तो हम ये कहते हैं कि क्रांति के लिए ये ज़रूरी है कि साहसी नेतृत्व हो जो लोग सफल होने की आशा बंधाएं। क्रांति के लिए ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसे नेता होने चाहिए जो हमको सफल होने के मार्ग पे आगे लेके जाएं।
थर्ड हम बात करते हैं नियंत्रणकारी समूह में कमजोरी में विश्वास की, कि क्रांति के लिए लोगों को सत्ताधारी समूह की कमजोरियों की जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, होनी चाहिए। लोगों को ये फेथ होना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए कि सत्ताधारी अब क्या है, कोई काम के नहीं है और अपने आप में ही वो बटे हुए हैं, उनके अपने आप में गुटबाजी हो गई है और वो किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आएगी किसी को भी फेस नहीं कर सकते हैं। तब क्या होता है, उनको चेंज करने की ज़रूरत होती है। अब हम देखते हैं कि जो क्रांति है उसके लिए इलियट और मेरिल ने भी कुछ कारण बताए हैं। उनमें उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी टेंशन्स होती है, फ्रीडम टेंशन होती है, स्टार्टिफिकेशन टेंशन्स होती है ना, उनकी वजह से, मतलब सुरक्षात्मक तनाव अगर हो तो, स्वतंत्रता से संबंधित तनाव अगर हो तो, और स्तरीकरण संबंधी तनाव अगर होते हैं तो क्रांति जन्म लेती है। ठीक है, मतलब युद्ध की स्थिति होगी तो क्रांति जन्म लेगी, जनसंख्यात्मक कारकों की वजह से, आर्थिक कारकों की वजह से, है ना। तो उसमें हम देखते हैं सबसे पहले सुरक्षात्मक तनाव कि समाज व्यवस्था जो है उसमें बहुत तरीके के लोग होते हैं और उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है और उनको ये विश्वास होता है कि उनके जो हित हैं उनकी रक्षा पूरी तरीके से की जाएगी। लेकिन जब समाज व्यवस्था में वो अपने आप को अनसेफ फील करने लगते हैं तो वो व्यवस्था को बदलने की कोशिश करते हैं और उसकी जगह पे ऐसा नया सिस्टम लाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए संघर्ष करते हैं जिससे सुरक्षा उन्हें मिल सके। देन फिर हम बात करते हैं फ्रीडम टेंशन्स की, स्वतंत्रता से संबंधित तनाव की, कि फ्री रहने की जो भावना है वो लोगों को हमेशा क्रांति के लिए मोटिवेट करती है। जब लोगों को जब लोग जो हैं उनकी फ्रीडम को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, उन पर अनफेयर कंट्रोल किए जाते हैं, अनियंत्रित जो अनुचित जो नियंत्रण है वो लगाए जाते हैं, तब वो उनको दमन करने लगते हैं और वो क्रांति को सही समझने लगते हैं और क्रांति का सहारा लेने लगते हैं। फिर स्टार्टिफिकेशन टेंशन के स्तरीकरण संबंधी तनाव, तो उसमें कोई भी समाज होगा उसमें हमेशा स्ट्रैटिफिकेशन की स्थिति होती है जिसमें लोगों को उच्च और निम्न श्रेणियों में वैरायटीज़ में रखा जाता है। लेकिन समाज में ऐसी व्यवस्था भी होती है कि योग्य व्यक्ति ऊंचा पद हासिल कर सकता है, और जिस समाज में गतिशीलता की कमी होती है, संस्तरण में कठोरता होती है और लोगों को अपनी जो उनकी परिस्थिति है उसमें परिवर्तन करने का कोई भी चांस नहीं मिलता है, तब क्या होता है, क्रांति की संभावना होती है। देन फिर हम बात करते हैं युद्ध कारणों से, कि युद्ध के कारण समाज में ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि मुक्ति पाने के लिए समाज में कोई भी परिवर्तन करने के लिए हम तैयार रहते हैं, उसकी आवश्यकता महसूस करते हैं। जैसे युद्ध काल में क्या होता है, क्रांतियों के लिए उपयुक्त अवसर होते हैं, मतलब रूस, टर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, इन सब देशों में युद्धकाल में ही क्या हुई थी, क्रांतियाँ हुई थी। अब बात करते हैं हम डेमोग्राफिक फैक्टर्स की, जनसंख्यात्मक कारकों की। तो हम देखते हैं कि जब कोई भी देश जनसंख्या में तेज गति से वृद्धि करता है और उसका ह्रास होता है तो उसमें परिवर्तन घटित होने लगते हैं। चाहे हम परिवार की बात करें, विवाह प्रथा, लोकचार, इनमें से किसी की भी बात करें, कोई से भी आदर्श सामाजिक मूल्य, उनमें परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जाने लगती है और उसके रिजल्ट के स्वरूप क्या होता है, क्रांति पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए प्रयत्न करने लगती है। देन फिर आर्थिक कारकों की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि अनेक सामाजिक क्रांतियों में क्या हुआ है, आर्थिक कारक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुके हैं। मार्क्स आर्थिक विषमता को क्रांति का प्रमुख कारण मानते थे और वो ये कहते थे कि समाज में प्रमुख रूप से दो वर्ग पाए जाते हैं। हमने पहले भी पढ़ा है ये कि पूंजीपति और श्रमिक वर्ग, और दोनों के बीच ही गहरी खाई होती है। पूंजीपति श्रमिक वर्ग के आर्थिक शोषण पे ही बड़ा होता जाता है और श्रमिक वर्ग इस शोषण से मुक्ति पाने के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है और वो रिवॉल्यूशन को जन्म देता है। देन फिर हम बात करते हैं कि राजनीतिक कारकों की। तो हम देखते हैं कि राजनीतिक कारक जो है उसमें भी क्रांति के मूल आधार होते हैं। जब सत्ता जो है वो भ्रष्ट हो जाती है और जनता के हितों का ध्यान नहीं रखती है तो अपने स्वार्थ के लिए उनको क्या करना पड़ता है, समाज में शोषण और समस्याएं बढ़ती जाती है। इससे जनता जो है उसमें असंतोष हो जाता है और वो ऐसी सत्ता को ख़त्म करने का प्रयास करती है और उससे क्रांति पनपती है। फिर कल्चरल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि सांस्कृतिक कारक जो होते हैं वो उसके लिए भी रिवॉल्यूशन रिस्पॉन्सिबल होती है कि
क्रांति जो है वो सबसे पहले कहाँ, व्यक्ति के मस्तिष्क में होती है। उसके विचार, उसके विश्वास, उसकी वैल्यूज़ जो होती है, उसकी जो मनोवृत्तियाँ होती हैं, उनमें परिवर्तन होता है और वो क्रांति का एटमॉस्फेयर तैयार करता है उसके आसपास। फिर हम देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक कारकों से कि मानसिक असंतोष क्रांति का प्रमुख कारण होती है कि जब लोगों की भावनाएं पूरी नहीं हो पाती, लोगों की इच्छाएं दबाई जाती है, उनकी एक्सपेक्टेशंस कंप्लीट नहीं की जाती है, तो वो क्रांति के रूप में उभर के सामने आ जाती है। और लास्ट इसके अंदर है सामाजिक कारक कि सामाजिक संरचना और संगठन जो होता है उसमें अव्यवस्था जब होने लगती है तो वो टाइम पे अनुकूलन करने में, है ना, एसिमिलेशन में अनकेपेबल होती है और लोगों में असंतोष पैदा हो जाता है और उसकी वजह से क्या होते हैं, लोग क्रांति का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या देखे थे, ये हमने देखे थे क्रांति के कारण। अब हम देखते हैं क्रांति के परिणाम क्या क्या होंगे। कि सब फर्स्ट हम देखते हैं कि विघटन होगा, कि क्रांति के वजह से क्या होएगा, समाज में वैयक्तिक और सामाजिक दोनों ही तरीके के विघटन हमको देखने को मिलेंगे। क्रांति के बाद क्या है, समाज में नई व्यवस्था जन्म लेती है और उसके फलस्वरूप क्या होता है, नई व्यवस्था जो जन्म लेगी उसमें क्या होगा, नई व्यवस्था के जन्म लेने से क्या होता है, वो क्या होगी, नई व्यवस्था जब जन्म लेगी तब क्या होगा, व्यक्ति के व्यवहार पे और नई तरीके से नियंत्रण वो लाने की कोशिश करती है और पुरानी व्यवस्था जो होती है उसमें व्यक्ति ढले हुए होते हैं तो वो नई व्यवस्था जो होती है, नया सिस्टम जो होता है उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसी फॉर्म में रहना चाहते हैं, लेकिन व्यक्ति के मन में नई व्यवस्था जो होती है उसके लिए तनाव और असंतोष महसूस होता है और इसलिए विघटन की संभावना बढ़ जाती है। देन फिर हम बात करते हैं पारिवारिक विघटन की, कि क्रांति की वजह से क्या है, बहुत सारे परिवार जो है वो ख़त्म हो गए हैं। हिंसा के कारण कई परिवार के सदस्य जो हैं उनमें कमियां हो गई है ना, और भरण पोषण की समस्या लोगों में आने लगती है परिवारों में, और परिवार का परंपरागत व्यवसाय जो होता है वो नष्ट हो जाता है, उनका भरण पोषण कठिन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी परेशानियां आती है, असंतोष पैदा होता है और पारिवारिक विघटन होने लगते हैं। देन फिर आर्थिक असुरक्षा की भावना, कि क्रांति के टाइम पे क्या होता है, समाज में चोरी डकैती लूटपाट ये सब बढ़ जाती है, समाज विरोधी गतिविधियां होने लगती है और उससे समाज के लोग जो हैं वो डर जाते हैं, समाज में आर्थिक अपराध बढ़ जाते हैं, संपत्ति के अधिकार छीन लिए जाते हैं, है ना, लोगों की संपत्तियां हथिया ली जाती है, उनका भरण पोषण कठिन हो जाता है, तब भी व्यवस्था बिगड़ती है और आर्थिक दशा भी बिगड़ने लगती है। फिर अपराधों में वृद्धि अगर हम देखें, उसकी बात करें तो ये परिणाम होता है कि अपराध बढ़ने लग जाते हैं। क्रांति के समय में बहुत सारे नियम जो होते हैं उनकी अवहेलना की जाती है और वहाँ क्या होता है, उसकी वजह से अपराधों में वृद्धि होने लगती है। लोगों की इच्छाएं जो होती है उनको अब पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और कोई सा भी गलत काम वो कर सकते हैं। फिर बात आती है कि सत्ता परिवर्तन की, सत्ता परिवर्तन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि क्रांति जो है वो एक प्रमुख उद्देश्य उसका क्या होता है, सत्ता परिवर्तन होता है। कि जब कोई अनकेपेबल है या कोई सत्ता संभाल नहीं पा रहा है तो इसके लिए ये सही हो जाता है कि उसको वहाँ से हटा दिया जाए। लेकिन कई बार सत्ता हथियाने की दृष्टि से क्या होता है, जो आर्मी रेवोल्यूशंस जो होते हैं वो भी होते हैं और उनसे हत्या खून खराबा ये सब होता है उसके अंदर और उससे लोगों में डर बैठ जाता है। फिर धर्म के प्रभाव का ह्रास होता है कि जो धार्मिक काम होते हैं उनमें भी बाधाएं उत्पन्न होती है। ठीक है, फिर क्या होता है कि अगर ये धार्मिक भावनाएं उत्पन्न हो रही है तो उनमें उनको नष्ट करना चाहते हैं लोग और धार्मिक विनाश के कारण क्या होता है, समाज में अनियंत्रण बढ़ जाता है। कई बार क्या होता है, धर्म और ईश्वर के भय के कारण ही नियंत्रण में लोग रहते हैं और आचरण करते हैं और उसी तरीके से उस पर आघात पहुंचता है। फिर बात करते हैं हम जनधन की हानि की, कि जनधन जो है उसके अंदर क्या परेशानी हुई है ना, तो उसमें हम देखते हैं कि क्रांति की वजह से क्रांति चाहने वाले और उसके विरोधी दोनों ही होते हैं और उन दोनों में ही संघर्ष होता है। लेकिन रक्तपात और हिंसा की स्थिति जो बनती है उससे दोषी और निर्दोष सभी को अपनी जान गंवानी पड़ती है और उसकी वजह से दिक्कत आती है। क्रांति में होने वाली जो जनहानि होती है उससे समाज में शारीरिक बौद्धिक क्षमता में कमी आती है और उससे निर्माण कार्य जो होते हैं उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है ना। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे कि कुछ
सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन जो होते हैं वो भी हमको यहाँ देखने को मिलते हैं, है ना, कि विभेदीकृत गतिशीलता और एक ही गतिशीलता जो है बड़े पैमाने पे होने लगती है। और क्रांति की जो ये अवस्था है वो क्या करती है, आर्थिक जीवन में भी भिन्न भिन्न तरीके के से देखने को मिलती है और लोगों के जीवन स्तर जो है वो गिर जाता है, गरीबी, बेकारी, भुखमरी ये सब बढ़ जाती है ना। राजनीतिक अनिश्चितता तो होती ही है, लेकिन सांस्कृतिक क्षेत्र में भी लोग धर्म, विज्ञान, दर्शन, नैतिकता इन सब से विमुख होने लगते हैं और वो इस तरीके से अमिट छाप छोड़ती है। तो सोरोकिन जो है वो इस बारे में ये सब जो है उसके कंक्लूजन के बारे में ये कहते हैं कि क्रांति से बचने के लिए हमको 4 तरीके के उपाय करने चाहिए। सुधार कार्यक्रम हमेशा मानव स्वभाव और मानवीय भावनाओं को ध्यान रख के बनाए जाने चाहिए। रेवोल्यूशन प्रोग्राम्स जो भी होते हैं, है ना, रिफॉर्म प्रोग्राम्स जो भी होते हैं, उनको बनाने से पहले समाज के लोग जो हैं उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, उनका स्वभाव कैसा है, उनकी भावनाएं कैसी, उनका वैज्ञानिक अध्ययन कर लेना चाहिए। और कोई भी सुधार कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर लागू करने से पहले उसको छोटे लेवल पे उसका इवैल्यूएशन कर लिया जाना चाहिए। और लास्ट वो कहते हैं कि सुधार कार्यक्रम जो होते हैं वो संवैधानिक ढांचे के दायरे में लागू किए जाने चाहिए। तो उससे क्या होता है कि क्रांति और युद्ध को रोकने के लिए क्या होती है, कुछ व्यवस्थाएं स्थापित होने की संभावना बनती है। ठीक है, आज हमने क्रांति के बारे में पढ़ा, क्रांति क्या होती है, सामाजिक परिवर्तन में उसका क्या रोल है, उसकी डेफिनेशंस हमने देखी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी हमने, उसके कॉजेस देखे और उसके फिर कॉन्सिक्वेंस भी हमने देखे कि उसके परिणाम क्या निकलते हैं। तो इस रूप में हम ये कह सकते हैं कि क्रांति जो है वो सामाजिक परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है और ज़रूरी नहीं है कि वो हिंसक ही हो, अहिंसक रूप से भी रेवोल्यूशंस किए जाते हैं और उनसे भी चेंजेस लाए जाते हैं। ओके, तो ये क्रांति के बारे में हमने देखा था। सामाजिक परिवर्तन का फर्स्ट प्रोसेस जो था वो था उद्विकास, सेकंड हमने देखा है क्रांति। नेक्स्ट में हम प्रोग्रेस जो होती है उसके बारे में बात करेंगे, प्रगति किस तरीके से होती है। ओके, थैंक यू।